नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 81वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी जो अन्य पिछड़ा वर्ग होता है उसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान इसके बाद किए गए। जो कि हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद हम देख सकते हैं एक कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति आते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत, उनके लिए एक कमीशन बनाया गया। हम देख सकते हैं कि एससी और एसटी के लिए पहले से ही कमीशन बना हुआ था और उसके बारे में हम अध्ययन भी कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे वंचित वर्ग बच रहे थे जिनके लिए समाज में आगे लाना आवश्यक था। तो हम देख सकते हैं इन पर भी धीरे धीरे से जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तो वहीं से चर्चा प्रारंभ हो गई थी। तो हम देख सकते हैं कि इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया, जिसके बारे में हम आज के व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में। चलिए देखते हैं। हम देख सकते हैं कि 1950 और 1970 में काका कालेकर तथा बीपी मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः 2 पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई। हम देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग बनाए जाने थे, तो इनमें हम देख सकते हैं कि 1950 यानी आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 में, तो 1950 में ही इसकी बात चलने लगी थी। और हम देख सकते हैं कि काका कालेलकर तथा बीपी मंडल की अध्यक्षता में यानी काका कालेलकर 1950 में भी आ गया और 1970 में हम बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोगों की नियुक्ति की गई। तो हम देख सकते हैं कि जो काका कालेलकर थे वह प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है, जो कि इनकी सिफारिश पर इसको लाया गया था। तो हम देख सकते हैं कि अब हम देख सकते हैं कि बहुत लंबा समय चला इस प्रक्रिया को होने में, चूँकि यहाँ पर धीरे धीरे हम इवॉल्व हो रहे थे और एससी एसटी के लिए भी प्रावधान लाए जा रहे थे। तो 1992 तक इसको आगे बढ़ाया गया तथा 1992 का जो केस था इंदिरा साहनी केस क्या कहता है एक बार में आप समझ लीजिए। इंदिरा साहनी का जो केस निकल कर आया तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आया तो उसमें से यह बात निकल कर आती है कि यदि आप देश में रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो इसकी जो कि सीमा है वह 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा निर्देशित किया कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन तथा बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच की सिफारिश के लिए स्थायी निकाय का गठन करने की बात कहाँ पर की गई, 1992 में इंदिरा साहनी मामले में। और हम देख सकते हैं कि इंदिरा साहनी का जो वर्डिक्ट है उसके बारे में हमने समझा कि 50% से यह अधिक नहीं होना चाहिए। इन निर्देशों का पालन करने के लिए संसद ने 1993 में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। यानी कमीशन कहाँ से निकल कर आया, 1993 से। 1992 में इंदिरा साहनी का वर्डिक्ट निकल कर आया और इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो पिछड़े वंचित वर्ग हैं उनके लिए एक कमीशन बैठाने की बात की गई। और हम देख सकते हैं कि 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा अधिनियम पारित किया गया तथा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन यहीं से किया गया 1993 से। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए 2017 में क्या होता है कि 123वां संविधान बिल लाया जाता है, यानी संविधान में इसको शामिल करने के लिए बिल लाया जाता है। बिल को आपने समझ लिया होगा कि यह किस प्रकार से होता है। बिल 2 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल और सरकारी बिल। सरकारी बिल मंत्री द्वारा लाया जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल किसी भी सदस्य द्वारा लाया जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी प्रकार का बिल 2017 में 123वां बिल लाया गया। और हम देख सकते हैं कि सभी जो बिल होते हैं वो पास नहीं होते। तो हम देख सकते हैं कि बिल की जो संख्या होती है वह ज़्यादा होती है और जो अधिनियम की संख्या यानी अनुच्छेद की संख्या होती है वह कम होती है। तो हम देख सकते हैं कि 102वें अनुच्छेद 102 के तहत हम देख सकते हैं अनुच्छेद 102 के तहत 2018 में राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कुछ संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी यह अनुच्छेद नहीं है, यह क्या है यहाँ पे, यह संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन 102वां जो संविधान संशोधन 2018 में निकल कर आया
उसमें राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जो कि 1993 में आयोग बना दिया गया था, लेकिन उसको संवैधानिक रूप से यह संविधान में रखा नहीं गया था। और हम देख सकते हैं कि संवैधानिक रूप से इसको कब दर्जा मिला, तो 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत। और बिल आपको याद रखना है कि 123वां बिल यहाँ पर लाया जाता है। इससे पहले राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा आयोग सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत आया करता था, और हम देख सकते हैं इसी मंत्रालय के तहत वह आयोग काम कर रहा था। और संवैधानिक दर्जा देने के बाद एक सेपरेट आयोग यहाँ पर बना दिया जाता है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लें तो इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। आयोग में 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यीय यह बॉडी है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, और यहाँ पर 1, 2 और 3 हमारे जो सदस्य हैं वह हुआ करते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष के नीचे और भी देख सकते हैं कि सचिव आते हैं, प्रशासन खंड आता है, उप सचिव आते हैं, अपर सचिव आते हैं, अनुसंधान खंड आता है, संयुक्त निर्देशक आते हैं, अनुसंधान अधिकारी आते हैं, और अनुभाग अधिकारी आते हैं, लेखा अधिकारी आते हैं, अनुसंधान अन्वेषण अधिकारी आते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रमुख रूप से यह 5 सदस्यीय बॉडी है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेशनल लेवल की जो भी संस्थाएं होती है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। एवं राज्य की जहां पर बात होती है वहां पर गवर्नर की हम बात करते हैं, तो यह आपको याद रखना है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें व कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, यह भी बात आपको याद रखनी है। आगे देखें, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना के लिए संवैधानिक प्रावधान हम देख सकते हैं कि जो संवैधानिक प्रावधान किस प्रकार से इनको दिए गए हैं उनके बारे में हमें यदि जानकारी प्राप्त करें तो अनुच्छेद 340 की बात करें। अन्य बातों के साथ सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए तथा उनमें पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने के लिए, सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सिफारिशें करने के लिए एवं आवश्यकता संबंधी कार्य करने के लिए इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर कार्य किया जाता है। अनुच्छेद 340 आपको याद रखना है। यहाँ पर सामाजिक शैक्षणिक कार्य किए जाते हैं, पिछड़े वर्गों की पहचान की जाती है कि कहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोग निवास कर रहे हैं, उनको पिछड़े वर्ग के लिए दर्जा देना तथा पिछड़ेपन की स्थितियों को समझना कि किस प्रकार से यह पिछड़ेपन के शिकार हैं, और इन कठिनाइयों को समझने के बाद दूर करने की बात यहाँ पर की जाती है। हम देखें 102वें संविधान संशोधन द्वारा क्या बातें की गई। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान को 2 नए अनुच्छेद 338B तथा 342A में जोड़ा गया। यानी हम देख सकते हैं कि ओबीसी के लिए कहाँ पर 338B तथा 342A जोड़ा गया। यह संशोधन 366 में कुछ परिवर्तन करता है। यानी हम देख सकते हैं 3 अनुच्छेद आपको याद रखना है। 368B में कुछ संशोधन किए गए, 42 में ए जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 366 में भी कुछ परिवर्तन किए गए। अब हम 338B की बात करें तो यहाँ पर सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिकायतों, कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकार प्रदान किया गया। यहाँ पर आप देखिए कि 102वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, विभिन्न अनुच्छेदों में कुछ संशोधन किए गए थे। और हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 338B में सामाजिक व शैक्षणिक जो भी कार्य होते हैं, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उनकी शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या दिए गए थे, अधिकार दिए गए थे। अनुच्छेद 342 की बात करें तो 342A की बात करें जो कि यहाँ से निकल कर आया है, तो इसमें क्या बात की गई, इसमें राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने यानी उनकी जानकारी लेने के लिए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और हम देख सकते हैं राज्य है, इनके अंदर सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके बारे में जानकारी निर्दिष्ट करने के लिए तथा इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए वह राज्यपाल को परामर्श देगा। यानी राज्यपाल को यह सलाह देगा कि आप अपने राज्य में इस प्रकार की चीज़ों को देखिए कि कहाँ पर लोग पिछड़े वर्ग का शिकार हैं, किस प्रकार से उनकी शैक्षणिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, किस प्रकार से उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब हम इसमें यह बात समझ सकते हैं कि यह एक संघवाद के ढांचे की बात करता है, जिसमें हम देख सकते हैं केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति जी कार्य कर रहे हैं और वह राज्य के लेवल पर किसके लिए, गवर्नर के लिए कुछ अधिकार दे रहे हैं कि आप अपने राज्य के हिसाब से
चीज़ों को देखें तथा इनकी जांच करने के बाद हमें बताएं। यदि पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होती है। हम देख सकते हैं यदि सूची में हमें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में और भी अधिक सदस्यों को जोड़ना है और भी ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी के अंतर्गत लानी है तो इसके लिए इस अधिनियम में कानून लाने की आवश्यकता होगी। तो यह बात आपको समझनी है, इसकी पावर इसके पास नहीं होती है। शक्तियाँ व कार्य हम देखने का प्रयास करें तो राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार संरक्षण व उपायों को किस प्रकार से लागू किया जाना है इसकी निगरानी करता है। तो हम देख सकते हैं कि जो शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर है, ऐसे वर्गों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार क्या देना, संरक्षण देना, संरक्षण के उपायों को खोजना तथा उसको किस प्रकार से लागू करना है इसकी जांच करने व निगरानी करने का कार्य किसके लिए होता है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का होता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व सामाजिक आर्थिक में विकास लेता है, यानी विकास में भाग लेता है, किस प्रकार से उनका सामाजिक व आर्थिक विकास किया जाना चाहिए इसके लिए वह भाग लेता है तथा सलाह देने का कार्य भी करता है। राज्यों की प्रगति का मूल्यांकन करता है कि किस प्रकार से राज्यों की प्रगति हो रही है और हम देख सकते हैं कि ऐसे राज्य जिनकी प्रगति तेजी से हो रही है उनका मूल्यांकन करना तथा ऐसे राज्य जो पिछड़े स्तर के हैं उन पर उसी प्रकार की योजनाओं को लागू करना ताकि वह समान दिशा में आगे बढ़ सकें। यह सुरक्षा के उपायों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है, यानी जो इसके द्वारा सुरक्षा के उपाय किए गए हैं उनकी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है तथा इसे संसद में रखा जाता है और दोनों सदनों में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो हम देख सकते हैं यह संपूर्ण देश के सामने आ जाती है। यदि रिपोर्ट किसी राज्य से संबंधित है तो उसे राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाएगा, किसके साथ, केंद्र सरकार के साथ। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा संरक्षण, विकास तथा उन्नति में संबंध में ऐसे कार्यों का निर्वहन करता है जिन्हें संसद द्वारा राष्ट्रपति विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। यानी यह ऐसे कार्यों को भी करता है जो कि राष्ट्रपति के आदेश अनुसार इनको दिए जाते हैं। इनके जो संवैधानिक प्रावधान हैं उसमें तो यह कार्य करता ही है, इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की अनुशंसा पर भी यह कार्य करने का कार्य करता है। किसी मामले की सुनवाई के दौरान दीवानी न्यायालय के समान इसके पास शक्तियाँ होती हैं, दीवानी या घरेलू न्यायालय के समान इसके पास शक्तियाँ होती हैं कि सुनवाई करने का इसके पास अधिकार होता है तथा इसको सुलझाने का भी इसके पास अधिकार होता है दीवानी न्यायालय के समान। आगे हम देखें तो कुछ मुद्दों की चर्चा करेंगे जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित हैं। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। इसके पास पिछड़ेपन को परिभाषित करने का प्राधिकार नहीं है, यानी हम देख सकते हैं इसके पास इनकी जो लिमिटेशन है उनकी थोड़ी सी हम बात करें, यानी जो ओबीसी कमीशन यहाँ पर बनाया गया है राष्ट्रीय स्तर का, इसमें हम देख सकते हैं इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति को जोड़ने के लिए, यानी वह चाहे तो किसी जाति को ओबीसी में नहीं जोड़ सकता, एक बात। और दूसरी बात यहाँ पर हम समझते हैं कि इसके द्वारा जो यहाँ पर अनुशंसाएँ दी जाती हैं, यहाँ पर जो सिफारिशें की जाती हैं या फिर हम देख सकें कि केंद्र सरकार को जो सलाहें दी जाती है उनको सुनने का अधिकार होता है। यानी हम देख सकते हैं कि वह केवल अपनी बातों को सुना सकते हैं, इसको स्वीकार करना अस्वीकार करना इनके हाथ में होता है। यानी हम देख सकते हैं कि सरकार के प्रति इनकी बातें बाध्यकारी नहीं होती हैं। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की व्यापकता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 340 में संबद्धता समाप्त कर दिया गया। यानी हम देख सकते हैं कि 340 के तहत जो भी प्रावधान दिए गए थे उनको समाप्त करके 340 के अलावा जो हमने यहाँ पर अनुच्छेद देखे, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर देखे इनके लिए अधिकार दे दिए गए हैं। 342 ए में दे दिए गए हैं, 338 बी में दे दिए गए हैं, 366 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो 342 ए के अंतर्गत भी कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अतः 340 से इसके प्रावधानों को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, जिससे संविधान में विशेष संरक्षण की संपूर्ण योजनाएं खतरे में डाल दिया है। यानी हम देख सकते हैं कि 340 के तहत हम देख सकते हैं उनके पास संवैधानिक प्रावधान हुआ करते थे, लेकिन जो इसके आयोग के पास बातें आ गई तो आयोग के बाद हम देख सकते हैं कि यदि कोई अनुच्छेद में बात लिखी है तो उसके प्रति सरकार की बाध्यता होती है, और यदि उसको बाहर निकाल दिया जाता है तो हम देख सकते हैं यह निकाय को दिया गया या इसके कमीशन को दिया गया तो इसके बाद सरकार की बाध्यता खत्म हो गई।
और इससे हम देख सकते हैं कि जो विशेष संरक्षण की बात इनके लिए की जाती है तथा संपूर्ण योजनाओं को जो भी प्रमुख रूप से इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए वह बाध्यकारी अब सरकार पर नहीं है, तो उनको खतरे में डाल दिया गया है। हाल ही में कुछ आंकड़ों के अनुसार SC ST OBC में विषम प्रतिनिधित्व का पता लगा है। ऐसे में मात्र संवैधानिक स्थिति तथा अधिक अधिनियमों का जमीनी स्तर पर समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं SC ST या OBC कमीशन जो आते हैं, इनकी बाध्यता सरकार के पास नहीं होती, केवल इनकी बातों को सुन लिया जाता है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि संवैधानिक स्थिति तथा अधिक अधिनियमों का जो यहाँ पर अधिक अधिनियम, इनके अधिक शक्तियाँ दी गई हैं और इतनी शक्तियाँ होने के कारण समस्याओं का आसानी से समाधान नहीं हो पा रहा। तो यह इससे रिलेटेड मुद्दे हैं जो कि आपको याद रखना है। तो आपने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के बारे में समझा, कुछ अनुच्छेद जो कि प्रमुख हैं वह आपको याद रखने हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए। और इसकी मेंबर बॉडी को समझने का प्रयास किया कि 5 सदस्यीय यह बॉडी हुआ करती है, इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्य होते हैं और कार्यकाल इनका वैसा ही होता है जैसा कि हमने SC ST कमीशन में पढ़ा। तो आपने बहुत सी जानकारी यहाँ से प्राप्त की। इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और करते रहें अपनी पॉलिटी का अध्ययन और ऐसे बच्चों तक लेक्चर को पहुँचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और आपसे गुजारिश है कि अब जब भी लेक्चर को सुने सारे नोट डाउन की जो भी पॉइंट है उसको नोट डाउन करें और इससे ही संबंधित आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।